वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। मैं राजन से सब्जेक्टों के बहुविकल्पी प्रश्न हल करवा चुकी हूँ और अब अति लघुत्तरी के प्रश्न करवा रही हूँ। तो कल की वीडियो में मैंने सामाजिक अध्ययन के सारे अति लघुत्तरी कंप्लीट करा दिए हैं और आज हिंदी के अति लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। आज सॉल्व करवाएंगे अति लघुत्तरी हिंदी के। चलिए तो देखते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे कॉलेज ग्रुप में और अपने सारे फ्रेंडों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं हिंदी के अति लघुत्तरी प्रश्न। तो चलिए हिंदी के अति लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? उत्तर में देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी व सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। भाषा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर में ध्वनि चिन्हों की स्पष्टता को भाषा कहा जाता है। जैसे जो भी हम वर्ण जो भी अक्षर बोलते हैं उनकी स्पष्टता मतलब साफ साफ जो अक्षर सुनाई देते हैं उसमें जो ध्वनि निकलती है उसी को भाषा कहा जाता है। 3 में देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? तो उत्तर में देखते हैं। भाषा निर्माण का ढांचा, संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। किस पर करता है? ध्वनि और संकेतों पर। जो भी हम भाषा किसे कहते हैं? भाषा जो भी शब्द बोलते हैं उन शब्दों को, जो भी शब्द बोलते हैं और जो शब्द मिलाकर बोले जाते हैं उन्हीं को भाषा कहा जाता है। उन्हीं को भाषा कहा जाता है। और उनका ढांचा जो होता है, शब्दों का ढांचा, संपूर्ण ढांचा किस पे बना होता है? ध्वनि। जब कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें जो ध्वनि, जब तक भाषा तभी पूर्ण हो पाएगी जब ध्वनि निकलेगी। तो ध्वनि और संकेतों पर निर्भर करता है। 4 का देखते हैं, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो क्या है? 4 में ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? उत्तर में देखते हैं। ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। किससे है? श्रवण कौशल से है। 5वें का देखते हैं, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। छुटा से लेकर आहा तक जो है वो स्वर हैं और का से लेकर वो व्यंजन है। वो कितने हैं? 33 हैं। और स्वर कितने हैं? 11 हैं। 6 में देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं? 6 में क्या है? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी वर्ण बोलते हैं, वो बिना अवरोध के, बिना किसी मुश्किल से, बिना किसी रुकावट के जो बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। वे कौन कौन से हैं? छुटा, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ, रिर, ए, ओ, औ। कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। 5 में जो हमने बताया था कि छुटा से लेकर आहा तक, सॉरी वो रॉन्ग है, छुटा से लेकर ओ तक 11 स्वर होते हैं। 7 में देखते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। दीर्घ स्वर, दीर्घ इससे प्रश्न से ही पता चल रहा है वे शब्द कौन से होते हैं जिन शब्दों का उच्चारण करने में, उत्तर में देखते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक समय है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ ई, बड़ ऊ, ए, ओ, औ। जिन शब्दों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ मीन्स होता है अधिक। तो अधिक समय जिसमें लगता हो बोलने पर, जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 8 में देखते हैं,
स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? क्या है स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो उत्तर देखते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, जैसे उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और वे कौन कौन से हैं? वे हैं का है, खा है, गा है, घा है, टा है, ठा है, डा है, ढ़ा है, ता है, था है, धा है, पा है, फा है, वा है तथा भा है। ये सब स्पर्शी व्यंजन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं ये सब आप लोगों के लिए अति लघु उत्तरी के प्रश्न राजन श्री से करा रही हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सीरीज़ वगैरह ले सकें, तो उनके लिए मैं ये सारे वीडियो बना रही हूँ ताकि वो मेरी यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में ये वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई, अपने पेपरों की अच्छे से तैयारी कर सकें। और एग्ज़ाम डेट आते आते आप लोगों की इतनी अच्छी इन वीडियो को आप इतनी मल्टीपल टाइम देखिए ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवाइज़ हो जाए, आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाएं और आप लोगों के बैक लगने से बचें। आप लोग प्लीज़, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और मेरी टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। कोई भी नोटिफिकेशन होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम चैनल को। और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए आगे देखते हैं। 9 का स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं और संघर्षी? अभी स्पर्शी मैंने बताए थे, अब संघर्षी व्यंजन दिखाते हैं, संघर्षी व्यंजन बताते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? चलिए उत्तर में देखते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है अथा जैसे चा, छा, जा, झा। आप लोग बोल के देखिए। चा तो हमारी जो टंक है वो तालू में नीचे लगती है, तो इससे रगड़ खाती हुई हवा जब हम इन्हें का उच्चारण करते हैं तो हवा स्थानों को रगड़ खाती हुई निकलती है। चलिए 10 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के उत्तर में है, भाषा के दो मुख्य रूप हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है लिखित भाषा, एक है मौखिक भाषा। हम कोई भी भाषा हम किसी को अगर अपनी बात को समझाना होगा तो या फिर बोल के समझा सकते हैं या लिख कर समझाते हैं। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बोल के बता रही हूँ तो मैं आप लोगों को मौखिक भाषा से समझा रही हूँ। तो कौन कौन सी होती हैं दो भाषाएं? एक लिखित भाषा होती है, एक मौखिक भाषा होती है। चलिए 11 में देखते हैं। अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो समानार्थक शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। अग्नि के क्या है? अनल और पावक। कौन सा है? अनल, पावक। अमृत का क्या है? पीयूष सुधा। क्या है? पीयूष सुधा। गणेश का क्या है? लंबोदर गणपति। लंबोदर गणपति। 12 में देखते हैं। शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी सन 2016 के पेपर में आया है। तो देखते हैं उत्तर। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को, मतलब जो वर्ण मिलाकर एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, उन शब्दों तथा कविता की कुछ पंक्तियों को मेल को पद कहते हैं। 13 का देखते हैं। अंश व अंश में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। तो अंश का होगा, अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का
अर्थ होता है भाग। अंश हम कह सकते हैं कंधा, और अंश भाग होता है। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है, अथवा करके आया था। वो क्या था? अंश व अंश का शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 14 में देखते हैं, आज्ञा और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2015 के बैक पेपर में आया है। आज्ञा का है विज्ञ, आज्ञा क्या है? विज्ञ। उन्मुख का है विमुख, आज्ञा का है विज्ञ, उन्मुख का है विमुख। 15 में देखते हैं, भृंग और बिटप, बिटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में बैक पेपर में आया है। तो भृंग क्या है? भृंग मीन्स होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। तो एक तो है भौरा, दूसरा है मधुकर। एक है भौरा, दूसरा है मधुकर। इसके भृंग के पर्यायवाची क्या है? मधुकर, भौरा। बिटप का है तारु पादप। क्या है? तारु पादप। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है, और ये आप लोगों के लिए पर्यायवाची और ये समानार्थक जो शब्द हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इनका अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। सूत्रलेख का क्या उद्देश्य है? सूत्रलेख का क्या उद्देश्य है? अथवा में सूत्रलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता ही आता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में भी आया, 18 के पेपर में भी आया और 22 के पेपर में भी पूछा गया है। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए इन वीडियो का। मेरी जो चैनल पे वीडियो है उन सारी वीडियो का रिवाइज करते रहिए। चलिए आंसर देखते हैं। सूत्रलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 से ही सुलेख या सूत्रलेख की शिक्षा देना शुरू कर देता है। कब से? कक्षा 5 क्लास से। जब बच्चा सही से लिखने लगता है तो एक वर्णों को मिलाकर लिखने लगता है, तब इसे अध्यापक उसे सुलेख या सुलेख का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। सुलेख सुनकर लिखा जाता है। सुलेख उसे हिंदी में सूत्रलेख भी कह सकते हैं, या हिंदी में इमला भी कहा जाता है। क्या कहता है? इमला भी कहा जाता है। शिक्षक बोलता आ जाता है, जिसमें शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। उसमें सूत्रलेख में शिक्षक बोलता जाता है और छात्र लिखते जाते हैं, जिससे सूत्रलेख का उद्देश्य होता है शब्द तथा वाक्यों को सही करना, दुरुस्त करना तथा लिखने की तीव्रता का विकास करना। सूत्रलेख का अर्थ होता है सही अर्थ होता है कि शब्दों का शब्दों और वाक्यों का दुरुस्त सही करना। बहुत से बच्चे होते हैं जो लिखने में गलतियां करते हैं, तो जब सूत्रलेख की इमला बोला जाता है उसमें जो भी उनकी गलतियां आती हैं फिर उन गलतियों को टीचर सही कराता है, जिससे उनकी लिखावट दुरुस्त हो जाती है। और तीव्रता, बहुत से बच्चे होते हैं जो लिखने में बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, तो वो इमला बोल कर जब जल्दी जल्दी टीचर बोलेगा तो बच्चे भी जल्दी जल्दी लिखते हैं, जिससे तीव्रता का विकास होता है। चलिए आगे 17 का देखते हैं। छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ वर्ण किसके योग से बनता है? ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। तो छ वर्ण का प्लस श्रा के योग से बनता है। कौन सा? का प्लस पेट चिरी वाली जो शा बनती है उसके योग से बनता है। का प्लस शा बराबर छा बनता है। 18 का देखते हैं। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यंजन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में पूछा गया है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण अवरोधकता आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। जैसे व्यंजन क्या है? जिन वर्णों को, मतलब जो भी अक्षर बोलते हैं बिना रुकावट के जो अक्षर बोले जाते हैं, जिनमें बोलने में कोई अवरोधन नहीं होता है, वे स्वर होते हैं। और जिन अक्षरों को बोलने में अवरोधन हो या बोलने पर विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए टकराती हुई आवाज़ ध्वनि बाहर आती हो, टकराकर अवरोधकता आती हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ये स्वर की मदद से बोले जाते हैं। कैसे? स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं।
चलिए 19 का देखते हैं, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया है। तो हिंदी भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कौन कौन से हैं कौशल? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। 20 का देखते हैं, अनुनासिका किसे कहते हैं? अनुनासिका किसे कहते हैं? तो उत्तर में है जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुलता रहता है, यथा डा, वा, अणा, ना, मा। ये शब्द उच्चारण करने में ये शब्द अनुनासिका शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अनुनासिका शब्द कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं अनुनासिका वर्ण कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 21 का। 21 में है पार्श्वक किसे कहते हैं? पार्श्वक किसे कहते हैं? उत्तर में देखते हैं, इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, उसे हम पार्श्वक कहते हैं। वो वर्ण कौन से हैं? ला है। कौन सा है? ला है। 22 में देखते हैं, लुलठत तथा लोढ़ित किसे कहते हैं? लुलठत तथा लोढ़ित किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं उत्तर में, इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाता है और 2-3 बार खुलता है, अथा कौन सा है? रा। क्या है? रा। आप लोग बोल के देखिएगा, रा जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ तालू से आगे की जीभ रगड़ खाती हुई ध्वनि निकलती है, उसे रा कहते हैं। लुलठत और लोढ़ित शब्द वर्ण होते हैं। कौन से होता है? रा होता है। 23 में देखते हैं, अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर किसे कहते हैं? 23 का देखते हैं, तो क्या है? उत्तर में, इनको बोलने से मुख द्वार बहुत सरकरा हो जाता है और हवा शर के समान मध्य से निकल जाती है, जैसे या, वा। क्या है? या है और वा है। ये 2 शब्द अर्धस्वर होते हैं। कौन कौन से? या और वा। 24 का देखते हैं, अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला है। 25 में देखते हैं, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? उत्तर में देखते हैं, देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि से संरक्षित है। देवनागरी लिपि सुंदर व स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य कह लीजिए या इतिहास कह लीजिए, इसी लिपि से संरक्षित है। 26 का देखते हैं, भाव तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? भाव और विचारों। उत्तर में देखते हैं, भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। क्या है? माध्यम भाषा है। हम अपने जो भी भाव हैं या विचार हैं उनका एक दूसरे से कोई भी हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वो हम अपनी भावना को दूसरे को कैसे समझाते हैं? अपनी भावना को या अपने भाव विचारों को हम भाषा के द्वारा समझा पाते हैं। तो क्या माध्यम है? भाषा माध्यम है। चलिए 27 में देखते हैं 27 का देखते हैं, मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा है। क्या है? उत्तर में, मनोभाव को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम मौखिक भाषा है। मनोभाव जैसे हमारे मन में जो भी विचार होते हैं उत्पन्न होते हैं, उनको हम या हमारे जो भी विचार आते हैं उन्हें हम बोलकर या मौखिक भाषा से या फिर इशारों में या बोलकर समझा पाते हैं, तो मौखिक भाषा से समझा पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं
28 में देखते हैं, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? पढ़कर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिखित भाषा के द्वारा होता है। 29 का देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं? लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातों को भाषा कहते हैं। किसे? लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातों को भाषा कहते हैं। 30 का देखते हैं, अनेकार्थ शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थ शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर में है, भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक शब्द का कई अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। जैसे कल, कल शब्द का अर्थ है पिछला, पिछला दिन जो निकल गया या जो अगले दिन आने वाला है। शोर, शोर का मशीन, सुंदर आदि है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 31 का देखते हैं, पर्यायवाची व समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? अथवा समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक, उत्तर में है एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर भी कह सकते हैं, जल को नीर कहते हैं, बारी कहते हैं, पानी कहते हैं आदि नाम से जाना जाता है। जल को नीर भी नीर, पानी, बारी आदि नाम से जाना जाता है। 32 का है कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्ण का पर्यायवाची है जनार्दन। क्या है? जनार्दन। 33 में देखते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ, जो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। 34 में देखते हैं, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। तो यश का पर्यायवाची कीर्ति तथा भास्कर का पर्यायवाची सूर्य है। सूर्य है शब्द। 35 में देखते हैं, तुकांत, तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्द क्या है? तो उत्तर में देखते हैं, तुकांत शब्द में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों व स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। क्या है इसका? जैसे में देखते हैं, रुष्ट पुष्ट दुष्ट। क्या है? रुष्ट पुष्ट तुष्ट दुष्ट। झोंक पोक टोक, अंडा पंडा संडा डंडा कंडा मंडा। तुरांत शब्द जैसे कि जो भी शब्द हम बोलते हैं, एक जो स्वरों की, अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूप जैसे होती है, उन्हें तुराकांत शब्द कहते हैं। जैसे रुष्टा पुष्टा दुष्टा, झोंक पोक टोक, अंडा पंडा संडा डंडा कंडा मंडा। चलिए आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। 35 तक देखते हैं और इसके आगे हम कल की वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये कैसी लगती हैं हमारी वीडियो। अगर आप लोगों के, और बहुत ही जल्दी आप लोगों की डेट आने वाली है, DELED फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों की, तो प्लीज़ आप लोग ये सारी वीडियोस जो हैं मल्टीपल टाइम आप लोग देखते रहिए, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो सके। और आप लोगों के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी में बैक लगती है, तो आप लोग प्लीज़ ये रिवाइज़ करते रहिए ताकि आप लोगों की बैक ना लगे। और एक नंबर से जब बैक लग जाती है तो बहुत प्रॉब्लमें आती हैं अगर DELED में बैक लगती है। तो इसलिए आप लोग मल्टीपल टाइम इन वीडियो का रिवीजन करते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोग बैक से बच सकें।
चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं और आपके जो भी आसपास फ्रेंड हैं उन सबको शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। चलिए, बाय, टेक केयर। अपना और अपने आसपास सभी का ख्याल रखें। बाय।